लोगों को बताए ताकि दिल्ली हो जाए कूड़े से। नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली में अभी दिल्ली पहुंच गया हूं। यहां पे देश भर के तमाम जन संगठनों ने एक सेमिनार आयोजित की है। सेमिनार में क्या होने जा रहा है, आपको सीधे ऑडिटोरियम की तरफ ले चलता हूं। कोरोना काल और उसके बाद भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से लेबर कानूनों को बदला गया है, तमाम तरीके से अधिकारों का हनन हुआ गया है। और यहाँ ये सच्ची नहीं है। लोन तो इन्होंने दिया, लेकिन जब दुकान ही नहीं है तो हम लोन कहाँ से भरेंगे। रेडी पर गंगाराम के सामने हमारी पटरी थी, 5 साल हो गए, 5 साल में कोई हमें राहत नहीं मिली, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। लोन भी दिया, हम कहाँ से भरे लोन। रेडी पट्टी लगेगी तब तो लोन भरेंगे ना। यहाँ लगाते हैं, पुलिस वाले भगा देते हैं, एमसीडी वाले भगा देते हैं। हम क्या करें। मेरे 4-5 बच्चे हैं, मैं क्या करूँ। मैं इतनी परेशान हूँ, आपको बता नहीं सकती। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हूँ मैं। दुकान पे लगने नहीं देते। वो तो थोड़ी सी डेवलपमेंट कमेटी थी मेंबर, उन्होंने खाना दिया कोरोना में तो हम खाए। कहाँ से खाते, छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ जाए। 2500 रुपए दे रहे हैं। हमारी जो यूनियन है ना, कभी किसी से 1 पैसा नहीं लेती और मदद करती है गर्व के साथ। आज हमारी दीदी हमारे पास जल्दी आती नहीं है, क्यों से किराया नहीं होता, इतना किराया नहीं होता। पहले हमें मिलता था पैसा, अब कोई भी मदद नहीं है। क्यों, हमारे काम में पैसा नहीं मांगते, इसीलिए सपोर्ट नहीं दे रहे हैं हम, सरकार इसीलिए सपोर्ट नहीं दे रही है। तो क्या है, तमाम साथियों के लिए ताली हो जानी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल में राष्ट्रीय समूच का यही उसका तांता है। तो कोविड के समय में 20 किलोमीटर के दायरे से बाहर से जो हमारे मैक्सिमम वर्कर्स आते थे वो पैदल आते थे, और 20 किलोमीटर दायरे से जो है क्या नाम एमसी की गाड़ी जो है उन्हें लाती थी काम पे। तो इसका एस्मे का प्रयोग हमारे ऊपर किया गया और उसे एज ए अपॉर्चुनिटी किया गया, और वो आज तक करती आ रही है सरकार और प्रशासन। उसके आधार पे हमारे जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं तो हमें पर्चा निकाल देती है कि भाई आप लोग एस्मा में आते हैं, आपके ऊपर एस्मा लगता है। लेकिन जो एस्मा के अंतर्गत जितने भी हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए, रहने की सुविधा मिलनी चाहिए, हमारे को बोनस का जो कानून है उसके वो जो हमें बोनस है वो 1 सैलरी एक्स्ट्रा हमें मिलनी चाहिए, और चेंजिंग रूम होने चाहिए। मतलब जितनी फैसिलिटीज एस्मा के अंतर्गत आती है उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं है। वो ना कानून में प्रोविजन है, बट वो ना तो सरकार मानती है ना प्रशासन मानता है। भारत के तकरीबन 85% किसानों के पास वो 1 हेक्टेयर से भी कम है, और वो कम हुआ है हमारी सरकार की नीतियों को चलाते चलाते। तो ये जो छोटा किसान है वो मजदूर भी है, वो शहरों में आकर मजदूरी करके कुछ अपनी जीविका आगे चला रहा है। वो मजदूर किसान कोरोना के आते हुए हमने देखा कि उसने कोरोना का फर्स्ट पेज पे जो है छापा है कि कंप्यूटर जो है उस दूध में थूक कर लोगों को पिला रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बदनामी तो थी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं बनगुजर समाज का जो एक इकलौता एक जो सहारा है अपने घर को चलाने का, उसके साथ भी कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा धोखा किया गया है। और लोगों में को जो है मैं समझता हूँ कि बहुत भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो समाज से हैं और वो शहरों में जाकर दूध सप्लाई करते थे, उनका अधिकतर कार्य बंद हो गए हैं। उसी दूध को शहर का बनिया ले जाता है, जो शहर का बिजनेसमैन है वो ले जाता है, और उसी दूध को वो अच्छे रेट पे बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा भय का माहौल उस समय पे रहा। और उसके साथ साथ कोविड में हमारे लोग जो है अधिकतर अल्पाइन में माइग्रेशन करते हैं। उत्तर प्रदेश सहारनपुर के कुछ लोग माइग्रेशन करके जब उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अल्पाइन एरिया में गए, तो एक टॉस एक नदी है जो कुछ साथी शायद जानते हो, टॉस नदी के किनारे पे जब पहुंचे तो वहां पर वन विभाग द्वारा हमको इसलिए रोक दिया गया कि आपके और आपकी भैंसों के माध्यम से वहां पर जंगलों में जो जानवर है उनको भी कोरोना हो जाएगा। 26 दिन तक एक ही स्थान पर रखा, जहां पर 30 से अधिक मवेशी जो है खत्म हो गए। கொரோனாவுக்கு கையை கழுவுன்னு சொன்ன அதே அரசு அங்க இருந்த மீனவர்களுக்கு கை கழுவ தண்ணி கூட கொடுக்காத ஒரு சூழ்நிலையை அந்த மக்கள் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो गैर जरूरी जो जोर है वो हॉस्पिटलाइजेशन में और जो
इवन जो पैकेज में होता है उस पे जोर होता है, तो अननेसेसरी ट्रीटमेंट की तरफ ही जा रहा है। आप ड्रग्स ले लेना, ये पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा दिमाग में वही 5D के अंदर रहता था और बाद में हम इसमें उलझे लास्ट D तक जाते हैं, डेथ तक। स्वास्थ्य इसी के अंदर अभी भी है और काफी ज्यादा तवज्जो दे रही है और एक एक चीज पे उसकी निगाह है। लैंसेट की रिपोर्ट आई, लैंसेट की रिपोर्ट सरकार अपने उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो PIB का जो रिलीज है उसमें वो लिखती है कि लैंसेट की जो रिपोर्ट है उसने बताया कि 19 लाख बच्चों ने इस पैंडेमिक के समय अपने माँ बाप खोए। 3 महीने के बाद बंद होता है, प्रांतीय स्तर पर कोई खबर ही नहीं बनती है, कोई सूचना ही, कोई चिट्ठी ही नहीं आपको मिलेगी। इस जालसाजी को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह जो आतताईपन किया जा रहा है वह पकड़ भी आप नहीं सकते हैं, और यह लगातार होता चला। சதவீத பேர் வந்துட்டா மொபைல் போன் இருக்கு. மொபைல் போன் இருந்தாலும் அது அவங்க முறையா ரீசார்ஜ் பண்றதுக்கான பொருளாதாரம் அவங்கள்ட்ட இல்ல. बहुत रिस्ट्रिक्ट कर गया। तो ये 3 मुद्दे हैं। एक तो मीडिया ने खुद कैसे निशाना बनाया पैंडेमिक का बहाना बना करके। मुझे याद है कि ये शुरुआती दिन थे पैंडेमिक की, अप्रैल 2020 की बात है, और मैं ऑल्ट न्यूज के संस्थापक और संपादक प्रतीक सिन्हा से बात कर रहा था। मैं एक स्टोरी कर रहा था कि कैसे पैंडेमिक के माहौल में कैसे मिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा था, और तब तक तबलीगी जमात का नाम आ चुका था। बहुत सारे लोग जो कि ये कहने लगे थे कि उनको बैन कर दिया जाना चाहिए, और उसमें कुछ मुस्लिम संस्थानें भी थी। रात में आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, कोई मुंबई में बैठा हुआ है, कोई गुजरात में बैठा हुआ, कोई कहीं से भी कि हमें दवाई नहीं मिल रही, हमें खाना नहीं मिल रहा है। खैर, मीडिया से एक पत्रकार की मतलब कि पोस्ट से हट करके भी हमने काम किया कि एक जैसे इंसान होने के नाते कि आपको दवाई पहुंचाना है, आप भले ही आप 500 मीटर 1000 मीटर किलोमीटर की दूरी में बैठे हुए हैं, वहाँ भी हमने किसी तरह से लोगों को व्यवस्था की। और बहुत क्योंकि उस वक्त टाइम वाज चेंजिंग फॉर अस, वी वर चेंजिंग। हम आई थिंक रोज खुद से ये सवाल हो रहा था कि हम यहाँ कब से हैं, हम यहाँ कब तक रह सकते हैं, और हम कौन है और हम ऐसा क्या बन सकते हैं कि हम शायद यहाँ रह सकें। हमारी जो आइडेंटिटी, हमारा नाम, क्या हम वो जोर से ले सकते हैं? क्या मैं अपना ये दुपट्टा अपने सर पे रख के बाहर निकल सकती हूँ? क्योंकि मेरी जो आइडेंटिटी है, क्या उसे टॉलरेट करा जा रहा है आज के वक्त में? आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट। ऐसे सिस्टम्स फिर वहीं पे बात में आ गई। फिर आती है बात मॉनिटरिंग की। वर्क फ्रॉम होम की बात कर रही थी। वर्क फ्रॉम होम बहुत लोगों ने कन्वीनियंटली देखा उस टाइम पे, लेकिन ये पूंजीवाद का एक बड़ा प्रॉब्लम भी है। जितना हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, हमें अच्छा महसूस करा के जुल्म करते हैं हमारे ऊपर। तो वर्क फ्रॉम होम को बताए ताकि दिल्ली हो जाए कूड़े से आजाद। धन्यवाद आप सभी का। जब मैं सिर्फ एक बात रखना चाहती हूँ, प्लानिंग कमीशन जो एक 10 साल मैं प्लानिंग कमीशन की मेंबर रही, एक मुसलमान औरत प्लानिंग कमीशन की मेंबर, लुकिंग आफ्टर हेल्थ बट नॉट लुकिंग आफ्टर माइनॉरिटीज। मुसलमान को मुसलमान के जुमरे में नहीं डाला, बल्कि किसी और को, बालचंद्र मुंगेकर को माइनॉरिटीज उनको असाइन कर दिया गया। एक तरह की सोच थी, एक तरह की सोच थी, नॉट टाइप कास्टिंग, मगर एक मुसलमान औरत को विमेन एंड चिल्ड्रन यानी जेंडर और बच्चे पूरे देश में उसको सौंपे गए। और मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पूरे देश का जब भ्रमण करती थी तो मैं तो एक कॉटन की सस्ती सी साड़ी में पूरा देश का भ्रमण करती थी। मुझे हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई फर्क नहीं पड़ता था। उम्र दराज, छोटी उम्र के बच्चे, इट वॉज एवरीथिंग वॉज अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर मी। मेरा ख्याल में इस वक्त बहुत सी बातें तालीम के बारे में,
शिक्षा के बारे में आपसे अनीता ने कही हैं और मुझे उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी दी थी, मगर बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। लाइट बढ़ा दो, लाइट। புரட்சி நெருப்பின் புதல்வன் யாரு? போதி மரத்தின் அறிஞர் யாரு? புரட்சி நெருப்பின் புதல்வன் யாரு? போதி மரத்தின் அறிஞர் யாரு? சாதி ஒழிப்பின் தலைவர் யாரு? சமத்துவத்தின் தந்தை யாரு? புரட்சி நெருப்பின் புதல்வன் யாரு? போதி மரத்தின் அறிஞர். புரட்சி நெருப்பின் புதல்வன் யாரு? போதி மரத்தின் அறிஞர் யாரு? சாதி ஒழிப்பின் தலைவர் யாரு? சமத்துவத்தின் தந்தை யாரு? புரட்சி நெருப்பின் புதல்வன் யாரு? போதி மரத்தின் அறிஞர் யாரு? சாதி ஒழிப்பின் தலைவர் யாரு? சமத்துவத்தின் தந்தை யாரு? பிறப்பு வளர்ப்பு வேதங்களை आखिर में और 2 पॉइंट। कोरोना वॉरियर जो थे वो एक खास किस्म के मजदूर हैं, आशा वर्कर, सैनिटेशन वर्कर, क्रीमेशन वर्कर। हमें एक फोटो देखने को मिला कि शमशान घाट से धुआं पे धुआं उठ रहा है और वो क्रीमेशन वर्कर जो है वो पूरा काम कर रही है। क्रीमेशन वर्कर, सैनिटेशन वर्कर, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग स्टाफ, इन सब के खिलाफ बहुत बुरा सुलूक किया गया कोरोना के टाइम पे। और दर्शकों, आपने सुना कोविड पैंडेमिक के बाद भी आज तक लोगों के हालात नहीं सुधरे हैं। किसान, मजदूर, दलित, महिला और माइनॉरिटी के जितने भी लोग हैं सब संकट में है। तो ये देश किधर जा रहा है, आपने सुना लोगों के वक्तव्य। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले सफर में फिर किसी ऐसी जन समस्या से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार।